जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो है अपन मध्य प्रदेश बोर्ड का 2024 का कक्षा 10 का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। पहले पिछले वीडियो में दो वीडियो में आपके बना चुका हूँ, तो उसमें अपन ने 17 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज अपन उससे आगे देखते हैं। ठीक है, आज जो है अपन इससे आगे देखते हैं। वो बोल रहा है, देखो आपकी क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है आपके, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपकी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। इसका एक तो 8 का पूछ रहा है, एक 9 का पूछ रहा है और एक 25 का पूछ रहा है। तो चलो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 8, 9, 25 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले इनके अपन ने गुणनखंड किए, देखो 2 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि 2 की घात 3 हो जाएगी आपकी। 2 की घात कितनी हो जाएगी आपके, 3 हो जाएगी। यहाँ पर 3 लिख दी और 9 की जगह लिख देंगे। देखो 3 गुणा 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, अर्थात 3 की घात 2 हो जाएगी। और 25 आ जाएगा 5 गुणा 5, पचम 25 हो जाएगा। यानी कि 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2। देखो अपन एचसीएफ जब लिखेंगे इनका, तो देखो अपने को क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में मिलता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो देखो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा तीनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इनका एचसीएफ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा आपके। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो क्या हो गया बोलो, एक आ जाएगा। फिर उसने पूछा है अपने को एलसीएम पूछा है इनका, तो एलसीएम क्या लेंगे बोलो, सभी गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणनफल। क्या लेंगे, सभी गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणा करना है। तो यहाँ तो देखो 2 की घात 3 हो गई, जबकि नीचे वाले में 3 की घात 2 है। और फिर नीचे 25 में 5 की घात 2 है। तो इन सब का क्या करना, गुणा। तो देखो 2 का क्यूब यानी कि 8 पहले ही लिख चुके हैं अपन। 3 का सॉरी हाँ 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का वर्ग यानी कि 9 और 5 का वर्ग 25 ये हो गया। अब अपन इनका गुणा करेंगे। तो देखो 25 का गुणा 8 में करें, 25 8 है 200, तो ये हो गया। 9 का और गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि आपके क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो देखो इन दोनों का एलसीएम तो एक आ गया और आपके एलसीएम जो आ गया 1800 आ गया। ठीक है, 25 का गुणा मैंने पहले 8 में कर लिया था। 25 में किसका गुणा किया अपन ने, 8 का। तो 25 8 है 200, तो ये हो गए। फिर 9 का और गुणा किया, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया आपके, 1800 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा वाला देखते हैं अपन क्वेश्चन, इसके अथवा वाला। आपके अथवा वाला देखो, आपके 2024 जो परीक्षा, 2024 का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है, इससे आपके 2026 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ज्यादा सवाल बैठेंगे। इसलिए अपन जो है इसको हल करवा रहे हैं। और पूरी देखो अपन जब पेपर हल करते हैं तो पूरी किताब के क्वेश्चन उसमें शामिल होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्शन किए हुए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा ही बनाया गया पेपर है वार्षिक परीक्षा का। तो पूरा सिलेबस कवर कर लेता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दर्शाइए कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को दर्शाना है आपके 18वें का अथवा वाला, कि दर्शाइए कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो देखते हैं, अपने को दर्शाना है कि 7 वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 18वें का अथवा वाला क्वेश्चन आपके, 18वें का अथवा वाला है क्वेश्चन है, दर्शाइए, दर्शाइए कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपने को ये दर्शाना है। दर्शाना है नहीं, क्या करना है, सिद्ध करना है। अपने को क्या सिद्ध करना है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो है, बस अपने को सिद्ध करना है कि ये क्या है बोलो, अपरिमेय संख्या है। चलो देखो इसकी हल लिख देते, उत्पत्ति लिख देते, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो अपने को इसको ये सिद्ध करना है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपने को ये दर्शाना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, विरोधाभास उक्ति का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको परिमेय मान लेते हैं अपन। माना कि माना कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपने को देखो सिद्ध तो क्या करना था, अपरिमेय, और अपन ने माना क्या, इसको परिमेय संख्या माना, उल्टा माना। इसीलिए इसको उल्टी विधि कहेंगे, यानी कि विरोधाभास विधि कहेंगे, विरोधाभास उक्ति कहेंगे।
उक्ति यानी होता है विधि आपके, ठीक है। उक्ति यानी क्या होता है? विधि। तो उक्ति कहेंगे इसको, विरोधाभास उक्ति, इसको विरोधाभास उक्ति कहते हैं। चलो देखो, देखिए इससे, क्योंकि देखो आपके संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, तो अपन ने इसको परिमेय मान लिया, अगर ये परिमेय नहीं हुई तो अपरिमेय हो जाएगी, तो अपन ने इसको उल्टा मान लिया, परिमेय मान लिया। अपने को सिद्ध तो क्या करना था? इसको अपरिमेय, लेकिन अपन ने माना क्या? इसको परिमेय संख्या। जब ये परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि दो ही प्रकार होते हैं परिमेय संख्याओं के। या तो क्या होती है, देखो संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जब ये आपके परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय हो जाएगी, इसलिए अपन ने इसको परिमेय संख्या मान ली, ठीक है। तो जब इसको परिमेय संख्या मान ली, लेकिन परिमेय संख्याएं तो देखो p बटे q के रूप की होती है, जैसे कि 7/5 हुआ, 3/2 हुआ, ये इस रूप की होती है परिमेय संख्याएं। तो अपन ने जब इसको परिमेय संख्या माना तो ये भी p बटे q के रूप की हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे? 7√5, इसको क्या कर लेंगे अपन? p बटे q के रूप में लिख दिया, a बटे b के बराबर मान लिया अपन ने, ठीक है। p बटे q के रूप में लिख दिया, यानी कि a बटे b के बराबर मान लिया, जहां a और b, जहां a तथा b, a तथा b धनात्मक सह अभाज्य पूर्णांक है। ए और बी क्या है? यहाँ पर धनात्मक है और सहअभाज्य पूर्णांक है। देखो धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक यानी जिनमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। जिनमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है उनको बोलते धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक, यानी जिनमें स्वयं का ही भाग जाता है, दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक, जिससे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। 3 5 7 आ जाएगा आपके, फिर आ जाएगा आपके 11 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये क्या है? सारे धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे आपके। वैसे 2 भी आता है देखो, ठीक है। तो धनात्मक क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। जब ये धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है तो इनमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन किस में नहीं जाएगा? बोलो ए और बी में, क्योंकि ए और बी को अपन ने धनात्मक भी माना है और सहअभाज्य का अर्थ है स्वयं के अलावा दूसरी से विभाजित नहीं होती है। तो चलो ये किसी से विभाजित नहीं होगी, अगर ये किससे विभाजित हो गई तो अपन ने माना है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपन ने गलत क्या मानना होगा? बोलो परिमेय माना है इसको, तो परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो आगे देखते हैं। तो देखो 7/5 बराबर a बटे b, जहां a और b धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है। तो देखो अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। देखो ये 7 इधर जाएगा तो बटे में चला जाए, क्योंकि ये 7 गुणा में है तो इसका b में गुणा हो जाएगा, तो इधर वर्गमूल 5 बच जाएगा। तो a बटे क्या आया? बोलो 5b, क्योंकि मैंने सॉरी सॉरी 7 है, 7 है। a बटे क्या आ रहा है? 7b आएगा आपके, यहाँ पर क्या आएगा? 7 का गुणा b में किया, 7b हो गया। तो a बटे क्या आया? 7b आया। देखो आपके a बटे 7b आ गया, लेकिन अपन देखो पूर्णांक है ये, a और b क्या है? देखो पूर्णांक, और 7 भी देखो पूर्णांक है आपके, तीनों ही पूर्णांक है भाई। देखो a भी क्या है? पूर्णांक। आपके a जो संख्या है वो भी पूर्णांक है, नीचे 7 भी क्या है? देखो पूर्णांक। और फिर आ रहा आपके बी भी क्या है? देखो पूर्णांक है। देखो ये सारे क्या है? पूर्णांक है। तो देखो इससे जो संख्या मिलेगी, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। तो ये सब पूर्णांक होने के कारण इनके परिणाम स्वरूप जो संख्या मिलेगी वो अपने को क्या मिलेगी? बोलो परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। इनके गुणनफल करेंगे और फिर भाग करेंगे तो उसके फलस्वरूप जो संख्या मिलेगी अपने को परिमेय संख्या मिलेगी, ध्यान रखना। क्योंकि ये पूर्णांक है तो ऊपर आपके ये अंश हो गया, और हर देखो पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा कर देंगे तो ये भी आपके परिमेय संख्या रहेगी, ये भी परिमेय संख्या आपके p बटे q प्रकार की परिमेय संख्या हो गई। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो जाएगी? आपके परिमेय संख्या।
ये क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा होगा, वो भी पूर्णांक है। और पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होती है बोलो, परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या आपकी कौन सी, ये वाली पूरी परिमेय संख्या है। चूंकि क्योंकि यहां ए बी तथा 7, ए बी तथा 7 क्या है, पूर्णांक है। ए बी तथा 7 पूर्णांक है। ए बी तथा 7 पूर्णांक है। इसलिए इसलिए क्या होगा बोलो, इसलिए ए बटे 7 भी परिमेय संख्या होगी। आपके ए बटे 7 भी जो होगी ना, वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। आप ये ध्यान रखना, ए बटे 7 भी, इसलिए ए बटे 7 भी, ए बटे 7 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ए भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, बी भी पूर्णांक, और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है, और जो किसके बराबर है बोलो, वर्गमूल 5 के होगी। परिमेय संख्या होगी जो वर्गमूल 5 के बराबर है, जो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या के बराबर है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, अपरिमेय संख्या के बराबर है। क्योंकि वर्गमूल 5 क्या है बोलो, अपरिमेय संख्या। अरे ये तो परिमेय हो गई और ये अपरिमेय हो गई, क्योंकि ये तो अपन जानते हैं। देखो, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, वर्गमूल 12, वर्गमूल 13, वर्गमूल 14, वर्गमूल 15, फिर आ जाता है आपके 17, 16 परिमेय है ना, परिमेय है 16। तो देखो, ये वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय है, और ये परिमेय है। तो ये तो देखो गलत सिद्ध हो गया यहाँ पर। ये परिमेय अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रही है यहां से। देखो ये किस कारण से संभव हुआ, हमारे गलत मानने के कारण। अपन ने गलत क्या मान लिया, 7 वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या माना। यह परिमेय नहीं होगी, क्या वो होगी बोलो, अपरिमेय संख्या होगी। सिद्धू आपके जो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो गलत है, जो गलत है, क्योंकि क्योंकि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः जो गलत है, यह गलत है जो, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। यह गलत किस कारण से हुआ, हमारे गलत मानने के कारण। यह असंभव संभव किस कारण से हुआ, यह असंभव संभव संभव हमारे गलत मानने के कारण हुआ, गलत मानने के कारण हुआ। ठीक है, कारण हुआ। अतः गलत क्या माना भाई अपन ने, इसको परिमेय संख्या मान लिया, 7 वर्गमूल 5 को, ये परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी। कारण संभव हुआ, अतः 7 वर्गमूल 5 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यह आपको ध्यान रखना है, यह परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी, यह आपको ध्यान रखना।
ये अपन ने सिद्ध कर दिया। इसको कहते हैं विरोधाभास उक्ति। ये आपके 18वां क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को थोड़ी देर जो है रोक कर जो है आप उतार भी सकते हो। अगला देखते, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये। 18वें का अथवा वाला क्वेश्चन था, क्योंकि अपन जो है अथवा वाला भी कर रहे हैं। देखो जांच कीजिए, आपके अगला सवाल आ रहा है। जांच करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है। 19वां क्वेश्चन है आपके। देखो 19वां क्वेश्चन है, दिख रहा है कि और जूम करूं इसको? चलो देखो इधर, ठीक है, और जूम कर लेते हैं इसको एक बार देखने के लिए, फिर अपन बोर्ड पर ले लेंगे इसको। ये आपके देखो द्विघात समीकरण 6x वर्ग, सॉरी ये ऊपर वाली है। या देखो आपको 19वां क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि एक्स वर्ग माइनस 2x बराबर -2 3 -1 एक द्विघात समीकरण है। ये अपने को सिद्ध करना है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ नहीं भी दिखे तो मैं आपको अभी बोर्ड पे इसको लिखूंगा, ठीक है, और बोल भी रहा हूं तो आप उसको ध्यान दे लेना। केवल प्रश्न ही तो देखना है अपने को। तो ये आपके पेपर का क्वेश्चन है 19वां, 2024 के पेपर का 19वां। जांच कीजिए, ये जांच करनी है अपने को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 19वां क्वेश्चन है आपके, जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि यह एक द्विघात समीकरण है? कौन सी बोलो? एक्स वर्ग -2x बराबर -2 3 -1, यह एक द्विघात समीकरण है। मतलब भाई अपने को जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात समीकरण तो है, केवल अपने को जांच करनी है। भाई जांच करते यह एक द्विघात समीकरण है। चलो तो अपन क्या करो, इसको हल करो। अगर आखिरी में 2 घात बच जाएगी तो द्विघात समीकरण होगी, और नहीं बची तो नहीं होगी। तो देखो इसको अपन हल कर लेते हैं। ये एक्स वर्ग तो ऐसे लिखा अपन ने, -2x भी ऐसे लिखा, -2 का गुणा में मैं 3 में कर रहा हूँ, ये बराबर ऐसे लगाया, -2 का गुणा 3 में करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6। देखो -2 का -x में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस। माइनस वाली संख्या का जब भी गुणा किया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो ये ऋण का है तो धन का हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 का गुणा x में 2x हो गया। सबको जीरो के इधर ले आओ। वो ये एक्स वर्ग इधर है, -2x भी इधर है, माइनस का आपके 6 है तो इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। और ये देखो प्लस के 2x से इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, इधर जीरो के इधर जीरो बच जाएगा, बराबर के उधर क्या बच जाएगा? जीरो। ये एक्स वर्ग तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया। ये माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x हो गया, और ये प्लस का 6 बराबर जीरो। तो देखो यहाँ पर 2 घात बच रही है आपके। देखो यहाँ चर राशि की अधिकतम घात जो 2 है, अतः यह एक क्या है? द्विघात समीकरण है। चूंकि यहाँ चूंकि यहाँ क्योंकि यहाँ चर राशि x की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि 2 घात बच गई है तो द्विघात समीकरण होगी। ये आपके द्विघात समीकरण है, ये अपन ने जो है जांच कर ली। अगला देखो, अगला वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके। देखो इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि मूल ज्ञात करना है इसके द्विघात समीकरण के। आपको जो है मूल ज्ञात करना है इस द्विघात समीकरण के। आपको क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। या आपके द्विघात समीकरण दे रखी है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात कीजिए। 19वें का अथवा वाला क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन का अथवा क्या क्वेश्चन है आपके? अपने को मूल ज्ञात करना है। 6x वर्ग -x -2 बराबर 0 के मूल पूछ रहा है। मूल ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अपने को ज्ञात करना है। तो चलो अपन इसके गुणनखंड कर लेते। देखिए ठीक है, इसके क्या करते गुणनखंड। तो देखो बीच में -1 के ऐसे 2 टुकड़े करना है। आपके बीच में -1 है, -1 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो दोनों बगल वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आए। बगल में यहाँ तो कितने बोलो 6, और यहाँ पर कितने बोलो -2। तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 12। क्या हो गए बोलो? 12 हो गए। अपन ने क्या किया? दो बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने, बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो दोनों बगल वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आए। और बगल वाली का गुणा तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 आ रहा है।
मतलब बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करेंगे तो -12 आएगा, और उन दोनों टुकड़ों को स्वयं को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो स्वयं इसी के बराबर आएगा, इसी के टुकड़े और इसी के बराबर आएंगे। ठीक है, तो देखो आपने बहुत ही सिंपल है, एक तो -4 ले लेते और एक +3 ले लेते। देखो माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा, 4 थी 12 भी हो गया, और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 भी बच जाएगा, क्योंकि माइनस की बड़ी है यहाँ पे प्लस की छोटी है, तो क्या हो जाएगा -1 भी बच गया। तो देखो ये टुकड़े किसके बोलो, -1 के, और -1 एक तो किसके साथ था, एक्स के साथ है, तो इसकी जगह लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों टुकड़े इसकी जगह लिखेंगे, -1 की जगह। -1 के साथ एक्स था, दोनों टुकड़ों के साथ भी एक्स लिख दो, दोनों टुकड़ों के साथ एक्स लिख दिया, -4 के साथ भी एक्स लिख दिया, 3 के साथ भी एक्स लिख दिया, ये -2 बराबर 0 ऐसे लिख दिया, और ये 6x वर्ग भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, दो दो के युग्म बनाकर अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दो दो के युग्मों में से अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दो के युग्म में से कॉमन लिया तो देखो 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, और 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 गुणा 2। मतलब कहने का यह अर्थ है कि आपके देखो दोनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 कॉमन आ रहा है। 6 में भी क्या है, देखो 2 है, और 4 में भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। जबकि यहाँ x का वर्ग है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन ले लिया। 6 में से जब 4 कॉमन गया तो 3 बचा, x वर्ग में से एक x गया, एक x बचा, यहाँ लिख दिया, बचा उसको इधर लिखेंगे। कॉमन था, उभयनिष्ठ था, वो बाहर गया। यहाँ माइनस कॉमन नहीं लिया, माइनस बच जाएगा। देखो 4 में से 2 उभयनिष्ठ थे, कॉमन गए, 2 बच गए, x पूरा ही बाहर गया। अब देखो यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिख दिया करो। ठीक है, ये का ही ब्रैकेट क्या करना अपने को, यहाँ लिख देना है बराबर 0, और पीछे से दूसरे नंबर पर देख लो, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो। भाई यहाँ से कौन आया, 3x आ गया, यहाँ पर यहाँ से 3x आ गया, बचा क्या, प्लस बचा साहब, कुछ नहीं बचा, प्लस बचा, या 1 बचेगा, 1 यहाँ लिख देंगे। आप चाहो देखो दोनों में कॉमन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, केवल प्लस के अलावा, तो प्लस चिन्ह कॉमन आ जाएगा, इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन आता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पर। तो जब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको इसी को यही लिखना है, और दूसरे नंबर पर देखना है, यहाँ से जो आ जाता है यहाँ इसको छोड़ना है, बचता है उसको यहाँ लिख दो, तो केवल प्लस चिन्ह बचा है, प्लस चिन्ह लिख दिया अपन ने। जब इसी को यहाँ लिखा है तो दूसरी बार इन दोनों में से ये का ही कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 3x - 2 बचा, क्या इधर यहाँ तो 2x बचा, और यहाँ +1 बच जाएगा बराबर 0। अब क्या कह रहा है, वो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के मूल या शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर कर देते हैं, और x का मान, चर का मान निकाल लो। तो एक बार इसको 0 के बराबर किया, ये तो आया आपके गुणनखंड, देखिए। ठीक है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो पहला मूल आ जाएगा आपके, किसको, 3x - 2 को 0 के बराबर किया। तो ध्यान से देखो, ये आपके -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, इधर 3x बचेगा, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, बटे में चला जाएगा, 3 यहाँ बटे में आ गया, तो आपके पहला मूल क्या आ गया, 2/3। एक बार इसको 0 के अगर बराबर करता हूं, यदि 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करता हूं मैं, ये 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो देखो प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा बोलो, 2x बच जाएंगे। तो ये 2 इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा, आपके 2 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 इसके बटे में चला गया, ये प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1 हो गया, यहाँ 2x बचा था, 2 इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा। तो ये दूसरा शून्य का गया, देखो आप द्विघात समीकरण के 2 ही शून्य होते, एक तो 2/3 आ गया और एक -1/2। तो अतः द्विघात बहुपद के शून्य या द्विघात समीकरण के शून्य, अतः द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के शून्य या मूल, ठीक है, इसने मूल नाम दिया है, द्विघात समीकरण के मूल, मूल और शून्य के एक ही होते हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या आया, एक तो 2/3 और एक -1/2 होगा। 2/3 तथा -1/2 होंगे, ये दो आपके मूल आ गए इसके। आप जो है बहुत अच्छे से इसको याद रखे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अगला देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है आपके, ठीक है ना।
देखो ये सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद जो है इसको हल देखते हैं। देखो ये आपके सवाल है 20वां, ठीक है, जिसने नहीं उतारा उतार सकते हो इसको। चलो मैं अगला सवाल देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है। देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके 20वां क्वेश्चन है, देखो इधर, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया इसको। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या दे रहा है, वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपके मीनार है, देखो यहाँ पर अपन ने यहाँ पर ये मीनार बना दी, ये मीनार है। और देखो यहाँ पर अपन ने ये भूमि बनाई, ये अपन ने यहाँ पर भूमि बनाई, और वो क्या कह रहा है, क्या कहा कि मीनार के पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु हो गया, ये मीनार का क्या हो गया, आपके पाद बिंदु हो गया। वो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, ये आपके भूमि का एक बिंदु है, यहाँ पर भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण जो दे रहा है, वो इससे इसका उन्नयन कोण जो दे रहा है, कितना दिया उसने, 60 डिग्री, ऐसा कह रहा हो 60 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपके क्या हो गए, मीनार, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, एच का मान अपने को पूछ रहा है। तो अपन मीनार को नाम दे देते ए बी, इसको नाम दे दिया सी। क्या कहा उसने, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है इस बिंदु से। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपके प्रश्न था, मैंने आपके प्रश्न डबल रिपीट कर दिया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का जो आधार होता है उसको पाद बिंदु भी कहते हैं, ठीक है, ये बेस या आधार। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो पूछा जाता है अपन मान लेते, तो अपन ने मान लिया, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वो अपन ने क्या मान ली, ए बी मान ली, ए बी बराबर एच मीटर है, एच मीटर है। और ये एच मीटर का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। अपन ने मीनार की जो ऊंचाई है वो ए बी बराबर एच मीटर मान ली, और ये अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और देखो बीसी का मान इसी ने दिया है 25 मीटर, बीसी का मान इसी ने दिया 25 मीटर है। तो देखो इसमें ये वाला कोण जो होगा, चूंकि मीनार सीधी खड़ी रहेगी, 90 का हो जाएगा, 90 के सामने का ये भुजा कर्ण हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गई। और जिस कोण का अपन त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रयोग करते हैं, उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस टेन कोट से कोसेक को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में मैं ये वाला कोण लिखूंगा, तो इसके सामने की लंब हो जाएगी बच्ची, जो आधार हो गई आपके, लंब आधार कर्ण तीन भुजा होती है, तो ये आधार हो गया आपके। तो देखो इसमें आधार ज्ञात है, मेरे को लंब ज्ञात करना है। देखो आधार का मान जो कि मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, तो ये तो उसने 25 मीटर दे रखी थी, और मीनार की ऊंचाई उसने पूछी थी। तो ध्यान रखना, एक तो आप ऐसी दो भुजाएं लोगे जो एक तो आपको ज्ञात हो और एक दे रखी, एक तो ज्ञात हो और एक ज्ञात करनी हो। तो देखो ज्ञात तो ये करनी मीनार की ऊंचाई है जो कि एच मान रखी है, और ज्ञात क्या है बोलो, देखो यहाँ पर ये मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये दोनों ये ज्ञात करनी और ये दिया है, ये तो ज्ञात करनी, ये दिया है, तो इन दोनों से मतलब रखेंगे। तो आप चाहो तो लंब बटे आधार कर सकते हो, या आधार बटे लंब कर सकते हो, इसके अलावा इसको नहीं लेना अभी अपने को।
आप ले तो सकते हो, लेकिन इन दोनों से ज्ञात करना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस में लगा के भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये सबसे सरल विधि यही है। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लिखा अपन ने, समकोण त्रिभुज एबीसी में, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज एबीसी में मैं चाहूं तो लंब बटे आधार भी कर सकता हूं। ठीक है, लंब बटे आधार भी कर सकता हूं, और उल्टा भी कर सकता हूं, इसका आधार बटे लंब भी कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, अगर लंब बटे आधार करोगे तो टेन आ जाएगा, और आधार बटे लंब करोगे तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट आएगा। तो भाई अपन सीधा वाला त्रिकोणमितीय अनुपाती लेंगे, अपन की उल्टा लेंगे, क्योंकि लंब जो दिया अपन ने 60 के अनुसार नाम दिया, तो यहाँ 60 का कोण आएगा दोनों में। ठीक है, तो अपन लंब बटे आधार कर ले ताकि टेन आ जाए। टेन कितना आ जाए बोलो 60। टेन 60 क्यों लिया आपने समझा, क्योंकि मैंने लंब में आधार का भाग दिया है, लंब बटे मैंने आधार किया है, लंब बटे आधार किया है, और लंब तो क्या है देखो आपके बी, मैंने अभी कहा है आपको किसी में किसी का भाग दो, लेकिन एक तो क्या होना चाहिए ज्ञात और एक अज्ञात होना चाहिए। देखो इसमें आपके जो है लंब तो ज्ञात करना है, और आधार क्या है ज्ञात है, देखो बीसी, उससे क्या करेंगे अज्ञात ज्ञात हो जाएगा। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 होता है, तो 10 लिख दिया, और इसमें 60 का कोण लेंगे क्योंकि 60 के सामने का लंब लिया। और देखो 10 60 का मान आप भली भांति पहला लेक्चर आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, 10 60 का जो मान है मैंने सारे मान उसमें बता रखे हैं, कितना होता है बोलो वर्गमूल 3। 10 60 की जगह वर्गमूल 3 लिख दें। ए बी का मान जो कि लंब का मान मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि अपन ने एच मान रखी, एच लिख दिया। बीसी का मान देखो 25 मीटर है, ये 25 लिखा, और 10 60 का मान वर्गमूल 3 लिख दिया भाई यहाँ से। तो एच बराबर देखो 25 का गुणा वर्गमूल 3 में होगा, तो आपके क्या आ जाएगा 25 वर्गमूल 3 मीटर। ये आ गई आपके मीनार की ऊंचाई। अतः अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 25 वर्गमूल 3 मीटर होगी। बहुत ही प्यारा सरल सा सवाल है, आपको बस लिखा जो है याद करना है। यह आपके 20वां सवाल था, आप चाहो इसमें जो है उतार सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला सवाल देखो, फिर अपन जो है अगले सवाल को देखेंगे, इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार, फिर बोर्ड पर जो है अपन बना लेंगे इसको। देखो इधर, अब वो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर पर लग रही है भाई एक संचार मीनार के तल, और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, एक तो तल का उन्नयन कोण है, एक शिखर का उन्नयन कोण दे रहा वो 60 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है कितना दे रहा है 45 और 60 डिग्री। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है वो। चलो, भूमि के एक बिंदु से एक 25 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन का शिखर, भवन का जो ऊंचाई दे रखी है इसने 25 मीटर दे दी। ठीक है, क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण 60 45 और 60 डिग्री। ठीक है, आपने देख लिया, बोलो देखो इसको देख सकते हो, आपके 20वें का अथवा वाला प्रश्न है ये वाला। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको। देखो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, संचार मीनार के तल के और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री दे दिया। मीनार की ऊंचाई पूछी उसने, संचार मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, भवन की ऊंचाई इसने अपने को 20 मीटर दे दी है। तो देखो भवन की ऊंचाई इसने 20 मीटर दी है, तो अपन ने 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। चलो पहले ये यहाँ पर ये भूमि है, ये आपके क्या है भूमि है, और यहाँ पर ये भवन है आपके। ये यहाँ पर भूमि है, और देखो ये यहाँ पर एक भवन है आपके।
या आपके क्या है, एक भवन है, ये भवन है और भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रहा है, ऐसा कह रहा है वो कि भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। और इस भवन पर एक संचार मीनार लगी हुई है, ऐसा कह रहा वो, इस भवन पर एक संचार मीनार लगी हुई है, यहाँ पर एक संचार मीनार है ये, या आपके क्या है, संचार मीनार, या आपके संचार मीनार है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और आधार के उन्नयन कोण दे रखे हैं इसने। ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री दिए। देखो यहां से अपन देखते हैं इसको, ये भूमि का एक बिंदु है आपके, इस बिंदु से वो कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से इस संचार मीनार का ये तो क्या हो गया तल, और ये क्या हो गया शिखर, तल और शिखर के उन्नयन कोण दे दिए इसने कितने, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसा कह रहा हो। ठीक है, इस भूमि के एक बिंदु से इस बिंदु से इस संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार है, इसका ये तल है और ये क्या है, इसका शिखर, तल और शिखर के 20 मीटर ऊंची ऊंचे भवन के ऊपर है ये, मतलब ये ऊंचाई भवन की 20 मीटर। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल के और आधार के, सॉरी, तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री है, मतलब तल का उन्नयन कोण तो 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोल रहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसको अपन ने एच मान ली, इसको ए बी नाम दे दिया भवन को तो, और संचार मीनार को बी सी नाम दे दिया। तो देखो संचार मीनार की ऊंचाई उसने पूछी है तो अपन मान लेते हैं, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर एच है, ये अपन ने मान लिया, आपके 20वें का अथवा वाला था ये, 20वें का अथवा वाला क्वेश्चन था, अपन ने मान लिया, माना कि संचार संचार मीनार की ऊंचाई ऊंचाई बीसी बराबर एच मीटर है, सी बराबर एच मीटर है। ठीक है, और भवन की ऊंचाई जो है आपकी ए बी है, भवन की ऊंचाई क्या है बोलो, ए बी मीटर, ए बी बराबर 20 मीटर है। भवन भवन अपन ने लिख दिया ए बी बराबर 20 मीटर है। और देखो ए बी का यहाँ से बी इसको नाम दे दिया, ए इसको बी, इसको सी, इसको डी नाम अगर दे देता हूँ तो ये ए डी ना तो दिया है ना पूछा है, तो चाहो तो इसको चित्र में ही एक्स मान लो और लिख दो बस। ठीक है, चित्र में ही रहेगा ये, चित्र के अनुसार, चित्र को देख देख के कर ही रहे अपन, चित्र इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम या चित्र बनाना इसमें ध्यान रखना जरूरी है। आप कहाँ देखो नहीं देखोगे, नहीं तो लंबाधार खंड, ठीक है, और नहीं तो आपके एक नंबर जो है कट जाएगा, इसलिए चित्र बनाना जरूरी है। तो देखो पहले मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा, बी ए डी में, इस वाले त्रिभुज में ले रहा हूँ, छोटे वाले त्रिभुज में बी ए डी में, देखो त्रिभुज बी ए डी में, देखो बी ए डी में देखेंगे तो ये छोटा वाला कोण 45 का है, और ध्यान रखना अगर समकोण त्रिभुज है और उसमें ये कोण 45 का तो ये कोण भी 45 का होगा। और ये तो देखो चूंकि मीनार, ये जो आपके भवन जो रहेगा लंबवत रहेगा तो ये कोण 90 का, ये 90 का, और ये दोनों 45 का, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती, बराबर, एक ही त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती, बराबर। तो आपके क्या, ये 20 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज बी ए सी में ये वाला कोण 45 का है और ये वाला कोण भी क्या होगा, 45 का, क्योंकि एक कोण 90 का है और एक 45 का है, तो शेष तीसरा भी क्या हो जाएगा, 45 का। तो एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर, इसके सामने की ये भुजा इसके सामने की इस भुजा के बराबर होगी, दोनों 20-20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगी आपके 20-20 मीटर आ जाएगी, तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, और अगर हल करोगे तो क्या, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, ये बी ए सी ले लिया, इसमें देखो 90 के सामने की तो कभी बदलती नहीं है, क्या होती है, कर्ण है, और ये वाला जो कोण है 45 का है और 45 के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और ये बची जो क्या होगी बोलो, आधार। तो देखो लंब बटे आधार कर लेते, फिर
लंबटे आधार 100% इन अधिकतर त्रिभुजों में लंबटे आधार आएगा और जो कि 10 लिखना रहेगा। अगर आप आधार बटे लंब कर दोगे तो 10 का उल्टा लिखना पड़ेगा कोड, तभी जाके सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लंब बटे आधार कर रहा हूँ, 10 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 45। तो अपन ने क्या किया, लंब में आधार का भाग लगा लिया और देखो लंब तो आपकी क्या है ए बी और आधार ए डी हो जाएगा। तो लिख दिया अपन ने ए बी बटे ए डी लिख दिया। लंब बटे आधार 10 होता है और इसमें 10 45 का कोण आ रहा है तो 10 45 लिखेंगे। ए बी का मान देखो भवन की ऊंचाई है जो कि 20 है और ए डी का मान अपन ने x मान लिया, तो देखो यहाँ आ जाएगा 20 बटे x। और 10 45 का मान आपके कितना होता है याद होगा आपको, बहुत ही सरल है। 10 45 और कोट 45 दोनों का मान एक एक होता है, तो इसकी जगह एक लिख दिया। देखो x का गुणा एक में करूंगा तो x आ जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 20 आ जाएगा। 20 मीटर आ गया, देखो दोनों बराबर आ गया, ये 20 था ये भी 20 आ गया। अब ये अपने को तो ये ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो अब मैं पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूं, कौन सा, सी ए डी, ये वाला त्रिभुज ले रहे पूरा वाला। तो ये लिख दिया अपन ने, समकोण त्रिभुज सी ए डी। देखो ये वाला लिया सी ए डी, तो ये वाला कोण है यहाँ पर 60 का, इसमें ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण है, आपके ध्यान रखना। देखो ये 60 के सामने का ये पूरा ही लंब होगा आपकी बार, आपके ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और 90 के सामने की तो ये कर्ण रहेगी, पहले इसमें ये कर्ण थी अब इसमें ये कर्ण रहेगी, क्योंकि इसमें भी 90 के सामने की थी, इसमें भी 90 के सामने की, बड़े वाले में भी। और ये बची जो आधार, ठीक है। लेकिन देखो ना तो ये ज्ञात, इसमें भी ज्ञात नहीं करना है, वही लंब बटा आधार ही करेंगे। इसमें 10 क्या हो जाएगा लेकिन 60, ठीक है। लंब बटे आधार करेंगे तो किसमें, देखो लंब बटे आधार करेंगे, इसमें भी ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये लिखा लंब बटे आधार। आपको याद हो, अगर डायरेक्ट ही याद रह जाता है तो डायरेक्ट लंब बटे आधार लिख लो। लंब क्या हो जाएगा देखो एसी, ये पूरा लंब हो जाएगा एसी और आधार एडी। तो आप चाहो डायरेक्ट ये लिख सकते हो एसी बटे एडी। लंब बटे आधार आपके समझने के लिए, इसमें 60 का कोण आ रहा है तो 10 60 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 60 का कोण आ रहा है तो आपके क्या आ जाएगा, 10 60 हो जाएगा। चलो देखो, देखिए देखो एसी का मान, अगर अपन एसी की बात करते हैं, एसी का ये एसी का यहाँ से यहाँ तक मान है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो देखो आपके भवन की ऊंचाई है जो कि 20 है और ये यहाँ पर संचार मीनार है जो कि एच है, संचार मीनार की ऊंचाई एच है। तो 20 प्लस एच हो जाएगी पूरी, एसी का मान क्या हो जाएगा आपके 20 प्लस एच हो जाएगा। और देखो एडी का मान 1 से, और एक्स का मान अपन ने कितना निकाला था बोलो 20। एक्स का मान अपन 20 निकाल चुके हैं, ध्यान रखना। एक्स का मान कितना आ गया, समीकरण 1 से 20, तो अपन डायरेक्ट ही लिख देंगे। देखो एडी का मान क्या है बोलो एक्स है, और एक्स का मान कितना आया 20, तो 20 लिख दो। चाहो तो एक बार एक्स लिख दो, चलो ठीक है। एडी का मान क्या लिखेंगे, एक्स लिख दिया, चलो। और 10 60 का मान √3 होता है तो √3 लिख दिया अपन ने। 10 60 का मान √3 है तो लिख दिया। चलो समीकरण 1 से x की जगह x का मान रख दें 20 लिख दिया। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, भाई x की जगह x का मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं, 20 था तो 20 लिख देंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो क्या आएगा 20 प्लस एच, तो ऊपर था x का मान भी 20 लिख दिया, बराबर वर्गमूल 3। देखो 20 का गुणा वर्गमूल 3 में होगा तो 20 वर्गमूल 3 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 20 प्लस एच, 20 प्लस एच बचेगा, ये प्लस का 20 उधर जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। 20 वर्गमूल 3 तो पहले से ही था, ये प्लस का 20 उधर गया, माइनस का 20 हो गया। अब देखो दोनों में से 20 कॉमन ले लो, इसमें 20 है इसमें 20 है, 20 कॉमन ले लिया। यहाँ तो क्या बचेगा वर्गमूल 3 माइनस यहाँ से 20 कॉमन ले लिया तो एक बच जाएगा। यानी कि आपके उत्तर क्या आ गया बोलो 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगी, आपके संचार मीनार की ऊंचाई। संचार अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर होगी।
ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगला वाला। ठीक है ना, आपको जिसको भी उतारना उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 मिनट रोक सकते हो वीडियो को। संचार मीनार की ऊंचाई पूछी थी इसने, ये हो गया आपकी। देखो, इन दोनों रेखी समीकरण युग्मों को हल करना है। अब अगला सवाल देखते हैं अपन। 21वें का सवाल देखो, ये आपके इन रेखी समीकरण युग्मों को क्या करना है, अपने को हल करना है। 21वां सवाल है आपके, रेखी समीकरण युग्मों को हल कीजिए। रेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। रेखिक समीकरण युग्मों युग्म को हल कीजिए, यह आपके प्रश्न है। ठीक है, समीकरण युग्म क्या है बोलो? 3x + 4y = 10। दूसरा है 2x - 2y = 2। देखो, इसने किसी विधि का नाम नहीं लिया है, तो आप चाहो तो प्रतिस्थापन लगा सकते हो, आप चाहो तो विलोपन विधि लगा सकते हो। कोई सी भी विधि लगाकर आप जो है इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अपन जो है रैखिक समीकरण युग्म को अगर वो विलोपन विधि की कहता तो विलोपन से करते, प्रतिस्थापन की बोलता तो प्रतिस्थापन की। कुछ नहीं बोले तो कोई सी भी विधि लगा सकते हो, कोई सी भी प्रश्नावली का सवाल हो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर कुछ बोलता नहीं है तो। चलो देखो, देखिए तो अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, और अगर आप विलोपन से करते हो तो एक चर का क्या करना है, विलोपन करना है। कोई सी भी विधि जो आपको अच्छी लगती है आप उसको कर सकते हो, कोई कठिन सरल नहीं है, एक आध समीकरण का अंतर आता है बस। ठीक है, तो चलो अपन प्रतिस्थापन से कर लेते हैं ना। कौन सी से कर रहे हैं अपन? प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि भी बहुत सरल है। ठीक है, और प्रतिस्थापन भी बहुत सरल है। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा और 2 में रख रहा हूं बस में। ठीक है, तो समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा और समीकरण 2 में रखूंगा। तो चलो समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा तो समीकरण 1 से x वाली संख्या एक तरफ रखूंगा। तो देखो 3x बराबर के इधर है तो इधर रख लिया। यहाँ देखो 10 इधर है, ये प्लस का 4y इधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, या माइनस का 4y हो गया। और ये देखो 3 गुणा में तो इधर आएंगे तो इसके बटे में हो जाएंगे, 3 यहाँ गुणा में होने के कारण इधर जाएंगे तो बटे में चले जाएंगे। तो ये आपके समीकरण 3 आ गई। ये समीकरण 1 से आई, ये ध्यान रखना, x बराबर क्या आया, 10 - 4y/3। ये आपके समीकरण 3 जो आई, ये समीकरण 2 से आने के कारण, समीकरण 1 से आने के कारण, देखो ये जो समीकरण 3 आई समीकरण 1 से आई है, इसीलिए लिख रखा है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये समीकरण 3 आई है, तो इसको अपन 2 में रखेंगे, ध्यान रखना। तो अपन लिख देते समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे साहब, x की जगह x का मान लिख देंगे। क्या है बोलो, 10 - 4y/3। ये लिख दिया अपन ने x की जगह, लेकिन इसके साथ 2 भी था, ये 2 लिख दिया। -2y = 2 ऐसे लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, बटे वाला 3 हटाना है। ये बटे का 3 क्या करना है, अपने को हटाना है। जो भी संख्या अगर अपन हटाना चाहते हैं, ठीक है, वो अगर बटे में है तो उसका गुणा कर दो प्रत्येक पद में, तो वो समीकरण संख्या क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ 3 हटाना है तो 3 से इस समीकरण में गुणा कर देंगे प्रत्येक पद में। तो ये लिख दिया है, क्या लिखा अपन ने, प्रत्येक पद में 3 से गुणा करने पर। चलो 3 से गुणा कर देंगे, देखो इसमें भी मैं 3 से गुणा कर दूंगा। इस प्रकार से इसमें भी क्या करूंगा, मैं 3 से गुणा कर दूंगा इस समीकरण में भी। बटे में कितना आएगा बोलो, 3। लेकिन देखो ये 2 का गुणा मैं अंदर कर रहा हूं, देखो 2 का गुणा 10 में करूंगा, 10 दूना 20 हो जाएंगे आपके। और 2 का गुणा इस 4 में करूंगा, -2 चौक 8y हो जाएंगे, 8y लिखा। और ये देखो 3 से गुणा कर दिया प्रत्येक पद में, इस पद में भी 3 से गुणा कर दिया, इसमें भी गुणा करूंगा मैं 3 से।
3 से देखो 2 में गुणा करो, 3 दूना 6y। 3 से देखो 2 में गुणा करो, 3 दूना 6 हो जाएगा। प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर दिया, देखो इस पद में भी गुणा कर दिया है 3 से, लेकिन इस 2 का तो मैंने अंदर गुणा किया, ये तो पहले से ही था। 2 का गुणा 10 में के 10 दूना 20, माइनस 2 का गुणा 4 में 2 चौक 8y हो गया, बटेगा 3 हो गया। इसमें 3 से गुणा करेंगे, माइनस 3 दूना 6y। इसमें 3 से गुणा करें, 3 दूना 6। तो देखो यहाँ भी 3 और 3 था, तो देखो ये कट गया। अब यहाँ देखो माइनस का 8y तो ये, और माइनस का 6y ये, दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे। तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14y, माइनस के 14y हो जाएंगे। ध्यान रखना, माइनस के 14y बराबर के उधर देखो कितना है, बोलो 6, ये लिखा 6। ठीक है, बराबर के उधर 6 था। ये अपन ने दोनों जोड़े, -8y -6y, 8 और 6 14y हो गए माइनस के। ये प्लस का 20 उधर जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 20 हो जाएगा आपके। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, 6 में से 20 घटाऊंगा। तो देखो यहाँ पर माइनस की बड़ी है, तो माइनस के बचेंगे, माइनस के 14 बच जाएंगे। और ये -14 गुणा में है, तो इसके बटे में आ जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, बोलो y। ठीक है, 6 में से 20 घटाया मैंने, तो कितने बच जाएंगे, बोलो माइनस का 14 बच जाएगा। इसमें से 6 में से अपन ने 20 घटाया, तो माइनस का 14 बच गया। माइनस का 14 गुणा में था, इधर आया बटे में। तो देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा। तो आपके y का मान 1 आ गया। बहुत सरल तरीके से 1 आ गया। इसको आप समीकरण 3 में रख दो, वैसे तो 1 2 3 किसी में भी रखो, मान वही आता है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन सबसे सरल हर बार इसमें यही रहेगी, तो अपन समीकरण 3 में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, y की जगह 1 लिख देंगे, इस y की जगह 1 लिखूंगा बस में। तो x बराबर 10 ऐसे लिख दिया, x बराबर 10 -4, -4 भी लिख दिया। ये y आया, y की जगह कितना लिखेंगे, 1, ये 1 लिख दिया। देखो बटे में कितने, 3 है, तो बटे में 3 लिख दिया। तो ये 10 माइनस देखो 4 एकम 4 बटे 3, और देखो 10 में से 4 घटेंगे, 6 बच जाएंगे, बटे 3, 3 दूना 6। तो आपके x का मान कितना आ गया, 2। x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। ये क्या हो गया, बोलो इसका हल हो गया आपके। तो अपन लिख देंगे, अतः अतः रेखिक रेखिक समीकरण युग्म का हल, युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1 होगा। ये आपके प्रतिस्थापन विधि से कर लिया मैंने। आप चाहो तो इसको विलोपन से भी कर सकते थे, बहुत ही सरल है। आप उतारना चाहो उतार सकते हो। अगला सवाल देखो, इसमें इसके अथवा वाला 21वें का अथवा वाला सवाल। टोटल 23 प्रश्न है आपके, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये आपके देखो अथवा वाला सवाल है इसका। अगला सवाल देखते हैं अपन, 21वें का अथवा वाला। बहुत ही सरल सा सवाल है, क्या आपके 21वें का अथवा वाला सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, देखो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों, संख्या के अंकों को बदलने से या पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों का योग दे रहा है वो, आपने सवाल पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूं, आप ध्यान से समझेंगे। 21वें का अथवा वाला प्रश्न है आपकी। देखो वो अंकों वाली संख्या है, तो उसमें 2 अंक होंगे, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो ये अपने को मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मान लिया अपन ने, माना है कि देखो एक तो इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, तो अपन एक अंक तो मान लेते हैं। ठीक है, चाहो तो दोनों ही मान लो, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक दोनों ही मान लेते हैं। माना कि अंक x तथा y है, माना कि अंक
क्या है बोलो, x तथा y है। अरे भाई इकाई का अंक तो x है और y का अंक क्या है, सॉरी इकाई का अंक तो x मान लिया और धाई का अंक क्या हो गया आपके y हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, अंक हो जाएंगे, सॉरी अपन ने क्या मान लिया, अंक मान लिया। माना कि अंक क्या है, x है, चाहो तो ऐसे लिख दो, माना कि इकाई का अंक x है, माना कि इकाई का अंक